नमस्कार मित्रों, मैं राहुल लाल आज आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूँ एक बेहद संवेदनशील मामले को लेकर। हिमाचल प्रदेश जो अभी गुजरात और हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के दरमियान में चर्चा में थी कि गुजरात में प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई थी और हिमाचल प्रदेश में स्पष्ट बहुमत से कांग्रेस ने सरकार बनाई थी। लेकिन उसके बाद त्वरित तौर पर हिमाचल प्रदेश पुनः चर्चा के केंद्र बिंदु में है और इस बार चर्चा के केंद्र बिंदु के कारण है देश के दिग्गज उद्योगपति अडानी यानी अडानी समूह। हम लोग जानते हैं कि अडानी समूह हाल के समय में सीमेंट उद्योग के क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव रहा है और उन्होंने हाल के समय में कई बड़े टेक ओवर भी किए हैं, जिसमें एसीसी सीमेंट का टेक ओवर और अंबुजा सीमेंट का टेक ओवर एक बड़े टेक ओवर के रूप में था, जिससे ये परिलक्षित हो रहा था कि अडानी समूह जो है कि इसमें काफ़ी आगे जा रहा है। हालांकि दूसरे जो प्रतिस्पर्धी कंपनी है डालमिया, उन लोगों ने भी जेपी समूह का जो है कि उन्होंने अधिग्रहण किया है, तो ये सीमेंट क्षेत्र में कुछ ये गतिविधियां चल रही हैं। लेकिन इन गतिविधियों के कारण हिमाचल प्रदेश से झटके वाली न्यूज़ आई है कि वहाँ पे एक तरह से टेक ओवर के बाद, अडानी समूह के टेक ओवर के बाद से बरमाना एसीसी सीमेंट कारखाने को बंद कर दिया गया है, जो कि बिलासपुर ज़िले में है, और इसके अतिरिक्त दाड़ला घाट अंबुजा सीमेंट के कारखाने को भी बंद कर दिया गया है, जो सोलन ज़िले में है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि अचानक से ये सीमेंट फैक्ट्रियां कैसे बंद हो गई? जब एक बड़े दिग्गज समूह यानी अडानी समूह उसमें सीमेंट क्षेत्र में एग्रेसिव है, तो फिर तो कंपनियां और नए ढंग से चलनी चाहिए थी, उन्नत होकर चलनी चाहिए। तो उन्नत होकर चलने के स्थान पर कंपनी के बंद होने की स्थिति आ गई। इस मामले के कई सारे डायमेंशंस हैं। एक तो वहाँ पे प्रबंधन यानी जो इन दोनों कारखाने हैं उनके जो प्रबंधन है प्लस जो यूनियन है, उनके बीच में लंबे समय से संघर्ष की स्थिति चल रही थी। लेकिन टेक ओवर के बाद वह संघर्ष की स्थिति ऐसी आई कि अडानी समूह ने एक तरफा दोनों ही यानी बरमाना एसीसी सीमेंट और दाड़ला घाट अंबुजा सीमेंट दोनों ही फैक्ट्रियों को बंद करने का निर्णय ले लिया। थोड़ा समझते हैं क्या आखिर तनाव के बिंदु थे, क्या स्थितियां रहीं जो बंद करनी पड़ी अडानी समूह को, दोनों के दोनों केंद्रों को। इसके लिए हम लोगों को जाना पड़ेगा 1995, थोड़े अतीत के पृष्ठभूमि में जाना पड़ेगा, जब अंबुजा सीमेंट की स्थापना दाड़ला घाट में की जा रही थी उनके तत्कालीन मालिकों के द्वारा। स्पष्ट है कि जब आप किसी कंपनी को स्थापित करते हैं तो वहाँ पर आपको भूमि अधिग्रहण की आवश्यकता होती है। भूमि अधिग्रहण के संदर्भ में उस समय अंबुजा समूह ने जो अधिग्रहण से संबंधित लोग थे, जिनकी भूमि उस अधिग्रहण क्षेत्र में आई थी, उन लोगों को दो प्रस्ताव दिए थे कि एक, जिनके भी जमीन आया है फैक्ट्री में, उनसे संबंधित प्रत्येक परिवार के लोगों को शैक्षिक योग्यता के अनुसार फैक्ट्री के भीतर नौकरी दी जाएगी। दूसरा, वो लोग, उन लोगों को टोकन जारी किया जाएगा और वो अगर वो ट्रक खरीदते हैं तो उनके ट्रकों को कंपनी के सामान को ढोने की एक तरह से समझौते किए जाएंगे और उसमें शामिल किया जाएगा। और ये स्थितियां हुई वहाँ पे कि लोगों ने जो है कि टोकन लिए और टोकन लेके भारी संख्या में ट्रक भी खरीदे। और स्थिति इतनी रोचक हुई मित्रों कि बिलासपुर की जो एक वहाँ की जो लोकल एसोसिएशन है ट्रक से संबंधित, वो एसोसिएशन न केवल देश में सबसे बड़े एसोसिएशन के रूप में, ट्रक एसोसिएशन के रूप में जाना जाता है, बल्कि एशिया के सबसे बड़े ट्रक एसोसिएशन के रूप में जाना जाता है। उसका नाम है BDDC यानी बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट ट्रक सोसाइटी। तो आप सोच के देखिए कि 1995 में कुछ इस तरह की नींव की स्थिति रही और आज उसमें इतने सारे ट्रक ऑपरेटर शामिल हैं। तो आप लोग कहेंगे कि यह भी एक बड़ी सुखद स्थिति है कि अगर कंपनी ने कुछ ऐसे इस प्रकार के समझौते किए कि अगर उसके भीतर भी जो है कि वहीं से संबंधित लोकल लोगों को अंदर भी जगह दिया गया, यानी योग्यतानुसार उन्हें नौकरियां भी दी गई, और साथ ही साथ किसी भी जो इस प्रकार की कंपनी काम करती है उसमें ट्रांसपोर्टेशन का कितना बड़ा महत्व होता है और उस ट्रांसपोर्टेशन के महत्व के संदर्भ में उन्हें उस सेक्टर में भी उन्हें महत्वपूर्ण स्टेक होल्डर्स बनाया गया लोकल निवासियों को। ये तो बड़ी एक सुखद स्थिति थी। तो इसमें टकराव की स्थितियाँ कहाँ से आई? टकराव की स्थितियाँ पहले नहीं थीं। टकराव की स्थितियाँ इधर हाल के कुछ समय से उत्पन्न हुई और टकराव का कारण ये था अडानी समूह के द्वारा ये मांग करना कि भाई जो लागत है, परिवहन लागत, वो बहुत ज़्यादा है और परिवहन लागत के बहुत ज़्यादा होने से कंपनी बहुत नुकसान में है।
ये अगर हम लोग अडानी समूह के जो उन्होंने प्रेस विज्ञप्ति जारी की है, तो अडानी समूह का कहना है कि प्रत्येक दिन जो नुकसान हो रहा था इन दोनों कंपनियों के चलने से वह था 2.26 करोड़ रुपए। ये प्रत्येक दिन का बड़ा नुकसान था और इसको झेलने के लिए वो कंपनी सक्षम नहीं है। हालांकि वहाँ पे जो इन दोनों कंपनियों के ऊपर जब से टेक ओवर हुआ है अडानी समूह का, उसके बाद से लगातार ये आरोप लग रहे थे हिमाचल प्रदेश में कि ये कंपनी अडानी समूह जो है कि वो अपने सीमेंट काफ़ी महंगे दर पे बेच रही थी। तो जो पुरानी सरकार थी भारतीय जनता पार्टी की, जिसमें कि जयराम ठाकुर जो है वो मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने एक अलग अलग समूहों का, अलग अलग दलों, डिपार्टमेंट्स को लेके एक जांच दल का गठन भी किया गया था और उसमें उस जांच दल को कहा गया था कि आखिर यहाँ पे क्यों सीमेंट महंगा है। हालांकि कंपनी का दावा दो दावा है कंपनी का कि परिवहन की लागत काफ़ी ज़्यादा है, नंबर 1 वो दावा करते हैं। दूसरा है कि वो जो कच्चे माल खरीदते हैं वो भी बड़े महंगे हो गए हैं, इसलिए महंगी है। और जो पुरानी सरकार ने जो जांच कराई थी और उसके जांच रिपोर्ट में कहा गया था कि कंपनी का जो रवैया है वो मनमाना किस्म का है, कुछ बीजेपी सरकार के जांच रिपोर्ट में कहा गया, और वो कहीं न कहीं उसके ऊपर सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है, इसलिए वो महंगे दर पे चल रही है। हालांकि इन सब स्थितियों में वहाँ पे सत्ता बदल गई और सुखविंदर सिंह सुक्खू कांग्रेस के नए मुख्यमंत्री हैं और उनके सामने में आते हुए स्थितियाँ और बिगड़ी और अडानी समूह ने एक पक्षीय ढंग से बंद कर दिया। लेकिन फिर मैं आता हूँ उसी विवाद के ऊपर कि आखिर अडानी समूह ने ऐसा क्या मांग रखा वहाँ पे कि ट्रक यूनियन उसे मानने के लिए तैयार नहीं हुए। देखिए 2005 में 2005 के समय में एक समझौता हुआ था और उस समय समझौते के अनुसार ट्रक यूनियन ने जो दरें निर्धारित की थी, सरकार और ट्रक यूनियन दोनों शामिल थी, कंपनी के प्रबंधक भी शामिल थे, 6 रुपया प्रति टन प्रति किलोमीटर ढुलाई का दर तय किया गया था 2005 में। 2019 से एक तरह से इस दर को बढ़ा के 10.58 रुपया प्रति टन प्रति किलोमीटर कर दिया गया था। जब से अडानी ने टेक ओवर किया, अडानी समूह मांग कर रहा है कि ये दर तो बहुत ज़्यादा है, इस दर पे कैसे जो है कि ढुलाई की जा सकती है, इसमें तो लाभ ही नहीं है। अडानी समूह ने मांग कर दिया कि नहीं, आपको 2019 वाला जो दर है ये इसको मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूँ, आपको 2005 के दरों पे आना पड़ेगा। यानी 2005 का जो 6 रुपया वाला दर था उस दर को जो है कि वो ट्रांसपोर्टरों को कह रहे हैं कि आपको उसे मानने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। स्पष्ट है कि ट्रक ऑपरेटरों ने मनाही की, चूँकि 2005 से आज जब हम लोग 2022 में हैं तो महंगाई काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है और उसमें फिर ट्रांसपोर्टेशन वो संभव नहीं था। तो ये एक स्थिति आई डेडलॉक की। तो क्या जो पुराने सरकार के जांच पड़ताल भी जो चीज़ें कह रही है, जो कमेटियां ने उसमें पर्यावरण मंत्रालय भी शामिल रहा, उसमें उद्योग मंत्रालय भी, हिमाचल प्रदेश की अलग अलग जो उसमें वरिष्ठ अधिकारियों का जो पूरा समूह शामिल रहा, उन लोगों ने भी एक तरह से कहीं न कहीं इस रुख के तरफ संकेत किया था कि जो अडानी समूह है उनका रुख कहीं न कहीं अड़ियल किस्म का है, वो सहयोगात्मक अवस्था में नहीं है। और वो कहीं न कहीं इस नई सरकार आते हुए स्पष्टता उन्होंने ये संकेत दे डाला कि नहीं, हम इसमें समझौता करने के लिए तैयार नहीं है, झुकने के लिए तैयार नहीं है। कई अलग अलग रिपोर्ट्स में ये भी खबरें हैं कि 9 रुपया तक पे भी जो है कि समझौता करने के लिए ऑपरेटर तैयार थे, लेकिन उससे नीचे की स्थिति में तो एक वो लाभ की स्थिति में वो ऑपरेटर होते ही नहीं। अब सवाल उठता है कि आखिर ऐसी स्थितियां क्यों आई? क्या अडानी समूह के पास कोई विकल्प नहीं था, इसलिए उनको अंततः ये मानना पड़ा? देखिए, ये चीज़ें सच भी हो सकती थी, लेकिन जब तक टेक ओवर नहीं किया गया था और वहाँ पे 2 प्रतिस्पर्धी कंपनी हिमाचल प्रदेश में थी, अंबुजा सीमेंट और एसीसी सीमेंट, तब फिर कॉस्ट कटिंग की ऐसी कहानी नहीं आ रही थी और आराम से जो है कि सब कुछ चीज़ें लगातार सही ढंग से चल रही थी। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखें इसे, एकाधिकार की प्रवृत्ति, जो बड़े समूह आते हैं, टेक ओवर करते हैं, बड़े उद्योग जगत, तो जो मोनोपोली की स्थिति बनती है, उस मोनोपोली का कहीं न कहीं अडानी समूह लाभ लेते हुए दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पे वो किसी भी स्थिति में सहयोग करने के लिए तैयार नहीं है। और इसके नुकसान क्या हो रहे हैं, थोड़ा इसके ये जो मोनोपोली से संबंधित नुकसान हो रहे हैं, थोड़ा उसे भी दर्शकों को समझना पड़ेगा कि वो नुकसान किस रूप में और कहाँ तक जा रहे हैं। प्रथम दृष्टिया तो जो आंकड़े आप और हम देखेंगे तो समझ में आएगा कि जो फैक्ट्री अगर बंद हुई है तो फैक्ट्री में प्रत्यक्षता जितने लोग काम कर रहे थे, हज़ारों की संख्या में जो कामगार काम कर रहे थे, वो बेरोजगार हुए हैं। ठीक है, प्रत्यक्ष नुकसान तो उनका हुआ ही है अभी की स्थितियों में। द्वितीय नुकसान की स्थिति जो इस समय वहाँ पे बनी है हिमाचल प्रदेश में,
कि हिमाचल प्रदेश में सीमेंट की कमी हो गई है। आप कह सकते हैं, आप अगर इस वीडियो के देश के अलग अलग हिस्सों में देख रहे हैं तो आप ये कह सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश में कमी हुई, एक छोटा सा राज्य, वहाँ कमी हो गई तो कौन सा तूफान मच गया। जी नहीं, संकेत इसके बड़े गहरे किस्म के हैं। हिमाचल प्रदेश में तो सीमेंट की कमी हुई है, यानी जो सरकार जो खर्च करती, सरकार को भी थोड़ी सीमेंट के उपलब्धता में समस्या है। जो सामान्य लोग जो अपने भवन निर्माण का काम करते हैं उनको भी समस्या आ रही है। लेकिन ये एक दोनों बड़े कारखाने थे, इनके बंद होने का नुकसान, हिमाचल प्रदेश से वो नुकसान बढ़ता हुआ, सीमेंट के कमी का मामला उत्तर भारत की तरफ बढ़ता हुआ जा रहा है। इस समय जबकि भारतीय अर्थव्यवस्था एक ग्रोथ की तरफ अग्रसर है, हम लोग देख रहे हैं कि कहीं न कहीं कोरोना काल के बाद थोड़ी अर्थव्यवस्था में कुछ अब हलचल की स्थिति है और आधारभूत संरचना के मामले पे तमाम केंद्र सरकार और राज्य सरकार जोर दे रही है। वैसे समय में सीमेंट जैसे बुनियादी तत्व की कमी हमारे अर्थव्यवस्था के लिए भी एक खतरे की घंटी बनाती है। एक तो ये संकट की स्थिति है। दूसरे संकट की स्थिति, अगर हम लोग हिमाचल प्रदेश में जो एक सर्किल देखिए जो बन रहा है, जो एक चक्र बन रहा है, वह चक्र दुष्चक्र में बनता हुआ दिख रहा है। जिन ट्रक एसोसिएशंस की मैंने बात की, जहाँ पे कि हज़ारों ट्रक ऑपरेटर्स भी हैं उससे जुड़े हुए, वो ट्रक जो है कि पिछले 6 दिनों से लगभग वो सड़क पे खड़े हैं। वो ट्रक पे खड़े हैं तो ट्रक से संबंधित अर्थव्यवस्था प्रभावित हो रही है। यानी जो ट्रक सड़क पर चलती थी और ढाबे में गतिशीलता होती थी, अब तो आसपास के संबंधित ढाबे भी बंद हो रहे हैं। यानी उसका प्रथम प्रभाव दिखना शुरू हो चुका है, ढाबा बंद। अब सोचिए ढाबा बंद तो ढाबे वाले से ऊपर जो निर्भर वहाँ पे कर्मचारी होंगे वे बेरोजगार होंगे, ढाबे वाले जिनके पास से सामान खरीद के लाते होंगे उनके खरीदार नहीं होंगे। तो ये जो नकारात्मक घटक है वो चलता ही चला जाएगा। ये स्थिति हम लोग देख पा रहे हैं। फिर ऐसे में आपका सवाल होगा कि इसका समाधान क्या है, किस तरह से इसका समाधान को ढूंढा जा सकता है। देखिए, जो हमारे दिग्गज उद्योग जगत के लोग हैं उन्हें ये चीज़ समझना पड़ेगा कि मोनोपोली का वो ज़्यादा दुरुपयोग करेंगे तो फिर कहीं ना कहीं उन्हें नुकसान झेलना पड़ेगा। एक तरह से यहाँ पे अडानी समूह का जो रवैया है वो रवैया कहीं ना कहीं एक अड़ियल किस्म का रवैया वो अपना रहे हैं, त्वरित तौर पे उसको बंद करके। हालांकि सुखविंदर सिंह सुक्खू जो नए मुख्यमंत्री हैं उन्होंने कठोर जो है कि वो नोटिस जारी किया है और उस नोटिस में स्पष्ट शब्द में कहा गया है कि जहाँ पे इतने भारी संख्या में कामगार काम कर रहे हैं, बिना किसी नोटिस के अचानक से किसी फैक्ट्री को कैसे बंद किया जा सकता है? क्या ये किसी तरीके से न्याय संगत है? ये नोटिस तो उन्होंने जारी किया है, लेकिन इसमें मेरे भी कुछ सुझाव हैं। 2002 से सीमेंट को आवश्यक वस्तु अधिनियम से बाहर रखा गया है। हिमाचल प्रदेश सरकार चाहे तो इसे अपने विधानसभा में विशेष सत्र बुला के सीमेंट को सबसे पहले आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत वो घोषित करे। चूँकि ये स्थिति बड़ी महत्वपूर्ण स्थिति है और वैसे स्थिति में अगर अडानी समूह झुकने के लिए तैयार ना हो तो फिर वह उन दोनों फैक्ट्रियों का प्रबंधन खुद अपने हाथों में ले ले और आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत वहाँ पे फिर से जो है कि उत्पादन शुरू कराई जाए। चूँकि किसी उद्योगपति के अहंकार के कारण हमारे अर्थव्यवस्था का नुकसान नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस बीच में अगर अडानी समूह चाहता तो वो कहीं न कहीं एक बीच के रास्ते की तरफ वो जा सकते थे। हालांकि हमें पूरा उम्मीद है कि सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जो कठोर नोटिस जारी किए हैं उसके बाद से इसका कुछ निकल जाएगा और शायद उतने कठोरता तक राज्य सरकार को नहीं जाना होगा। लेकिन अगर जाना पड़े तो उन्हें जाना भी चाहिए। साथ ही साथ केंद्र की कई एजेंसियां हैं, जिसमें मैं कहूँगा भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की एक विशिष्ट स्थिति है। वैसे एजेंसियों को भी ध्यान देना चाहिए कि इस प्रकार के एकाधिकारी प्रवृत्ति से सीमेंट क्षेत्र में भारत में कितना बड़ा उथल पुथल की स्थिति आई हुई है। और भारत जैसे विकासशील देश में जहाँ पे कि अर्थव्यवस्था ने अभी कोरोना काल के बाद आगे की ओर कुछ बढ़ने की गति चलाई है, उसमें आधारभूत संरचना इस समय हमारे खुद प्रथम एजेंडे में है तमाम केंद्र सरकार और राज्य सरकार में। उसमें सीमेंट जैसे क्षेत्र में इस प्रकार के उथल पुथल इसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। धन्यवाद मित्रों।